एके साइंस कैंपस में मैं अंकित कुमार गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान के वो रिपीटेड टॉपिक जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको देखेंगे और 18 तारीख को हमारी बोर्ड परीक्षा है इस वर्ष की, तो उसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी है उसकी दृष्टि से। तो आइए हम शुरू करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक देखने हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले चैप्टर की ओर शुरू करेंगे और पहले चैप्टर से हर वर्ष यहाँ से एक पहला प्रश्न ये है हमारा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के बारे में, और यहाँ से हर वर्ष प्रश्न बनता है हमारा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। और याद करो कि ये 3 प्रकार का होता है, अगर पता हो। एक तो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष भ्रूणपोष। एक होता है हमारे पास में कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। और एक दोनों का होता है जिसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती भ्रूणपोष, मध्यवर्ती भ्रूणपोष। और यहाँ से एक एग्जाम्पल बहुत बार निकलता है, नारियल वाला, नारियल का पानी, नारियल की गिरी, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ से हर वर्ष देखने को मिलता है। तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो भ्रूणपोष आपको तैयार करना है अच्छी तरीके से। फिर दूसरा टॉपिक आता है पहले चैप्टर से ही परागण, पोलिनेशन के बारे में। तो पोलिनेशन भी खूब पढ़ा हुआ है हमारा। एक होता है स्वयं और एक होता है परपरागण, स्वयंपरागण और परपरागण। स्वयंपरागण में भी हमने पढ़ा है, स्वयुग्मन है, स्वयुग्मन विधि पढ़ी हमने, इस विधियों से प्रश्न बनता है यहाँ से। परपरागण सहजात पुष्पी परागण है, ये विधियां हमने यहाँ पढ़ी है स्वयंपरागण में। और परपरागण तो हमने देखा ही है, जल के द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण, चमगादड़ के द्वारा परागण, जिसका उदाहरण भी है जलकुंभी वगैरह। जलकुंभी से बहुत प्रश्न बनता है यहाँ से, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ से परागण से प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विनिषेचन में त्रिक संलयन। द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। द्विनिषेचन है जिसमें परागकण की संरचना में देखें तो परागकण की संरचना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करके और 2 युग्मकों का निर्माण करती है, जिनमें से 2 युग्मक जैसे ही पराग पोलन ट्यूब से जाते हुए सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तंतु में समुच्चय के द्वारा, और जैसे ही अंड कोशिका के साथ एक युग्मक तो मिल जाता है, तो वहां 2 युग्मकों का होता है, तो इसलिए वहां दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन बोलता है। और एक युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक अर्थात पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन की प्रक्रिया करता है अर्थात फ्यूजन करता है, तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वहां 3 नर युग्मक एक साथ मिलते हैं और भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना। और वहां तुमने देखा भी होगा कि यही बनता है एक PEN, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और इसी से आगे चलकर और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षाओं की दृष्टि से, निषेचन में त्रिक संलयन। फिर आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है असंख्य जनन, एपोमिक्सिस एवं बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनिक। असंख्य जनन भी खूब अच्छी तरह पढ़ा रखा है कि बिना निषेचन के बीज व भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया है वो असंख्य जनन एपोमिक्सिस कहलाती है। और बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, अर्थात सिट्रस कुल के पादपों में जैसे नींबू व संतरा में इसकी खोज की थी बहुभ्रूणता की। फिर हम देखेंगे असंख्य जनन के प्रकार। तो असंख्य जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बीजाणुओद्भिद असंख्य जनन और एक होता है युग्मकोद्भिद असंख्य जनन। ऐसे ही बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, बहुभ्रूणता के उदाहरण इंपॉर्टेंट है जिसमें नींबू संतरा वगैरह इन चीजों को हम देखते हैं। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हर वर्ष यहाँ से प्रश्न बनता है। हमने अधिकांशतः मॉडल पेपर को देख के और 5 से और 6-7 साल के पेपर को देख के और हमने ये एनालिसिस किया है कि हर वर्ष यहाँ से प्रश्न बनते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटे हो चाहे वो प्रश्न बड़े हो। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और पहले चैप्टर में इनके अलावा और पहले चैप्टर में अगर देखो तो लघु बीजाणुधानी की संरचना इंपॉर्टेंट है। परागकण का तो एक प्रश्न हर वर्ष पूछा ही जाता है, तुम खूब देखने को मिलता है स्पोरोपोलिन के बारे में, जो कि एक पादप जगत का सबसे कठोर आवरण है, ना किसी अम्ल से टूटता है, ना किसी क्षार से, ना कोई ऐसा एंजाइम बना हुआ है जो उसको तोड़ सके। तो स्पोरोपोलिन को याद रखना थोड़ा सा। तो ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तुम्हारे लिए। फिर अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन। उसमें सबसे पहला प्रश्न की ओर रुख करेंगे हम अपना। तो पहला प्रश्न नर व मादा जनन तंत्र अर्थात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां से बहुत सारे प्रश्न छोटे और बड़े निकलने की उम्मीद रहती है। सबसे ज्यादा तो यही है कि ये दोनों के दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों के दोनों चित्र पूछ लिए जाते हैं अर्थात बड़ा प्रश्न बनने के चांस रहता है। और फिर इनको तैयार करना, दोनों को चित्रों को तैयार करना और ये तैयार करना। उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अर्थात शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, क्योंकि शुक्र जनन की प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं चलती है, बता रखा है, सबको पढ़ा भी आप लोगों ने। शुक्र जनन में 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है गुणन प्रावस्था, एक वृद्धि प्रावस्था और एक परिपक्व प्रावस्था। 3 प्रावस्थाएं होती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है अंड जनन भी इंपॉर्टेंट है। अंड जनन में आपको ये चीज, oogenesis में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कब कब है वो अंड जनन अर्थात अरेस्ट होता है, कब। एक तो हमारे पास प्रोफेज में अरेस्ट होता है, तो ये अरेस्ट वाली प्रोसेसिंग है वो तुमको ध्यान रखनी है, कब ये प्रक्रिया अंड जनन की रुक जाती है, कब पुनः दोबारा प्रारंभ होती है। तो ऐसे छोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर इस टॉपिक से देखें तो आरेख है। आरेख सीधे सीधे बनता है, आपसे आरेख पूछ लिया जाएगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए या अंड जनन की प्रक्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तुम्हारी परीक्षाओं की दृष्टि से। फिर अगला प्रश्न यहाँ से बनता है इसी चैप्टर से, मानव शुक्राणु की संरचना।
एक तो आपको संरचना नर जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र की तैयार करनी है, और एक संरचना आपको मानव शुक्राणु अर्थात बोले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म की तैयार करनी है आपको। तो दोनों की दोनों संरचनाएं आपको बढ़िया अच्छी तरीके से याद करना। और इस टॉपिक के बाद में एक मैं और मेरी तरफ से बता दूं तुमको कि एक यहीं से एक प्रश्न आता है, अपरा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए, और हर वर्ष देखने को मिलता भी है ऐसा प्रश्न कि अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे, और एक आतर्व चक्र को देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि आतर्व चक्र भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से, है ना। एलएच सर्ज किसे कहते हैं, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनने के चांस होता है इस चैप्टर से। फिर आगे हम चलते हैं, अगला हमारा चैप्टर आता है जिसमें से तो मैं बात करूं तुमको, तो एसटीडी को थोड़ा सा तैयार करना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात यौन संचरित रोगों को। पिछली बार भी एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स वगैरह है, इनको आपको तैयार करना है। फिर हम आगे देखेंगे तो इसी चैप्टर से एक और प्रश्न बनता है एआरटी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अर्थात यहाँ देखें तो एक हमें तकनीकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो और यहाँ से पूरा नाम ज्यादा पूछने को मिलता है, जीआईएफटी, आईवीएफ, या आपने पढ़े हो और पढ़ाई भी है ऐसा। तो इस चैप्टर से ये वाले इनको सबको तुमको तैयार करना है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं, और जेनेटिक्स से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला ही प्रश्न की ओर मैं बताऊंगा आपको, द्विसंकर संकरण हर वर्ष पूछा जाता है, और यहाँ से सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो तुमसे जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात पूछा जाता है। अर्थात द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो ये ट्रिक भी मैंने जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था, मैंने स्कूलों में, तो मैं बताता भी हूँ कि 1 93 31 और 12 24 12 12 1, तो ये मैंने बता रखे हैं और आराम से पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और द्विसंकर संकरण खुद एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आगे जो प्रश्न बनता है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से वो बनता है अपूर्ण 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 प्रभाविता व सह प्रभाविता, अर्थात इनकम्प्लीट व कोडोमिनेंस से प्रश्न बनता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, तो ये भी मैंने तुम्हें बता रखा है, याद करो। मीराबिलस जलापा फूरेक लोक प्लांट में सर्वप्रथम देखा गया था, और दूसरा इसका उदाहरण है वो स्वान पादप अर्थात डॉग प्लांट है। तो अपूर्ण प्रभाविता को भी तुमको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, और सह प्रभाविता को तो जानते ही हो। सह प्रभाविता अर्थात मानव के अंदर रक्त समूह की वंशागति का अध्ययन जो हम करते हैं वो सह प्रभाविता से हम आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा त्वचा के रंग की वंशागति भी किसी का एग्जाम्पल है, तो ये भी रक्त समूह वाला है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करें। फिर अगला इसी में से अगला प्रश्न बनता है हमारे पास में सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग का निर्धारण। और लिंग निर्धारण है वो तुमसे मानव में भी पूछा जा सकता है, और मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है तो बता रखा है तुमको, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का। और पक्षियों में अर्थात इनबर्ड्स में कौन से प्रकार का सेक्सुअल डिटर्मिनेशन पाया जाता है, तो ये भी तुमको बता रखा है, जेड 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 डब्ल्यू प्रकार के। दो टॉपिक तुमको यहाँ से तैयार करने हैं, और कीटों में भी ध्यान रखना है कि कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो चलते हैं आगे आगे देखें प्रश्नों को, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, और उसमें अगला टॉपिक आता है हमारे पास में दातर कोशिका रक्त अर्थात सिकल सेल एनीमिया। यह एक एलिंगी गुणसूत्रीय विकार होता है जो हमारे एलिंगी गुणसूत्र क्रमांक 11 में बिंदु परिवर्तन के कारण होता है। इस रोग में क्या होता है तो पढ़ा रखा है खूब कि हमारी जो आरबीसी है वो उभयवतल आकार से उसका आकार कैसा हो जाता है, अस्याकार हो जाता है, अर्थात लंबी हो जाती है। तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें से बिंदु ये किसके कारण ऐसा होता है तो बिंदु परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसके साथ साथ एक टॉपिक और बता दूं, थैलेसीमिया भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, तो उस वाले टॉपिक को तैयार करना है तुमको। फिर अगला टॉपिक और बढ़ता है, अगला टॉपिक आता है हमारा सैलगंता अर्थात लिंकेज। तो सैलगंता क्या होता है तो सैलगंता अगर हम देखें तो मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम दिया था उसका अपवाद के रूप में सैलगंता को जाना जाता है। और सैलगंता की अगर हम बात करें तो सैलगंता के बारे में थॉमस हंटो मॉर्गन ने सर्वप्रथम हमें बताया था। और थॉमस हंटो मॉर्गन ने अगर हम देखें तो थॉमस हंटो मॉर्गन ने एक प्रयोग भी किया था ड्रोसोपिला पर अर्थात फल मक्खी पर अपने प्रयोग किया था। फिर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है और उसमें अगला टॉपिक आता है हमारे पास में अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको इस टॉपिक में आपको अनुलेखन की इकाई अर्थात ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तैयार करनी है। इसमें तुमको बढ़ा रखा है खूब, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। तो ये वाले टॉपिक को आपको तैयार करना है। फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है तो ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। ये तो इसी वर्ष 2024 की अगर बात करें तो वार्षिक पेपर में आया हुआ प्रश्न है जीवाणुओं में आरबीएससी के अंदर अर्थात राष्ट्रीय बोर्ड के अंदर देखे था। फिर अगला टॉपिक आता है यूकैरियोट्स अर्थात सुकेंद्रकीयों में अनुलेखन की प्रक्रिया। तो ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डीएनए पैकेजिंग। और डीएनए पैकेजिंग के दौरान ही हमको एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है जिसमें आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल अर्थात हम इसको भी दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग और एक यूकैरियोट्स में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। प्रोकैरियोट्स में डीएनए की कुंडली की पैकेजिंग को तैयार करना है और यूकैरियोट्स में करना है। यूकैरियोट्स में तुमने देखा होगा स्टोन स्टक का निर्माण हुआ था। तो ये वाले टॉपिक को आपको तैयार करना है। फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो एक फेवरेट बोर्ड का एक फेवरेट प्रश्न बनता है यहाँ से अर्थात आर्से तथा चैज का प्रयोग कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाला डीएनए ही होता है। तो आर्से और चैज ने ये सत्यापन किया था और इनके ये आर्से और चैज ने सत्यापन करने के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणुभोजी टी2 जीवाणुभोजी व इकोलाई पर अपने प्रयोग किए और ये सत्य किया था। अर्थात इन्होंने और अगर हम देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ फास्फोरस 32 और सल्फर 35 का प्रयोग करके और इन्होंने देखा था। तो इनको प्रयोग तैयार करना है अर्थात एक्सपेरिमेंट तैयार करना है हर्षे व चैज का। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्टार पॉइंट है ये, तो ये मान लेना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे पास में अनुमानसिक कूट अर्थात जेनेटिक कोडॉन। तो जेनेटिक कोडॉन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमसे पूछता है कि प्रारंभिक कूट कौन सा है। तो तुमको सबको पता है AUG है वो प्रारंभिक कूट है जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। और स्टॉप कोडॉन के बारे में पूछा जाता है, स्टॉप कोडॉन या निरर्थक कूट कौन कौन सा ऐसा प्रश्न आता है। तो स्टॉप कोडॉन अगर देखें तो स्टॉप कोडॉन 3 होता है,
एक है UAA, लिख देता हूं यहाँ UAA, UGA और UAG। अर्थात हम देखें तो इनको याद करने की मैं ऑफलाइन क्लासों में बताता भी हूँ। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया और फिर लौट के वापस आया। तो याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है। फिर अगले टॉपिक और बढ़ता है डीएनए रेप्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमें पता लगा था 1984 में। तो इसकी और वाटसन मैक्रिक ने हमें बताई थी इसकी अर्धसंरक्षित प्रकृति अर्थात सेमी कंजर्वेशन जो थ्योरी हमें पढ़ने को मिलती है वो यही पढ़ने को मिलती है। तो ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए के समान ही प्रति का निर्माण करना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। और जीन अभिव्यक्ति के नियमन में हमें लैक ओपेरॉन पढ़ने को मिलता है। लैक और ओपेरॉन में आपको प्रमोटर है, उन्नायक वगैरह ये चीजें हैं अर्थात स्विच ऑन व स्विच ऑफ की स्थिति है वो उनको बड़े गौर से और बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो लैक ओपेरॉन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में डीएनए उंगली छापन है। डीएनए उंगली छापन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लैक जेफरीज। कब बताया था? 1984 में। 1984 में हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था लेक जेफरीज ने। उसके बाद में एचजीपी है मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और मानव जीनोम परियोजना के बारे में हमें संयुक्त राष्ट्र संगठन व ऊर्जा यूएसए का ऊर्जा विभाग ने इसके बारे में हमें बताया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और तब जाके इसको एचजीपी नाम दिया गया। तो ये टॉपिक आपको पूरे का पूरे बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको तैयार करना फटाफट तरीके से। तो आगे चलते हैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए। इंपोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, 22वां टॉपिक है अनुवादनीय स्थानांतरण। अर्थात हम देखें तो प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को ही अनुवादन कहा जाता है। अर्थात एमआरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की प्रक्रिया को अनुवादन कहा जाता है। तो आपको ये वाला अनुवादन का पूरा टॉपिक बड़ा प्रश्न यहाँ से बनता है तो कंप्लीट तैयार करना है। फिर अगले टॉपिक आता है हमारे पास में इवोल्यूशन की तरफ बढ़ता है और अगला टॉपिक इवोल्यूशन से आता है हमारे पास में अनुकूली विकिरण। अर्थात बात करें तो एडेक्टिव रेडिएशन जो कि तुम्हें खूब पढ़ा रखा है, खूब अच्छी तरीके से आपने पढ़ा भी होगा, किताब अगर देखा होगा तो चिड़िया बनी होगी डार्विन की फिंचेस जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पे जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान वहां काली चिड़ियाओं को देखा था। तो वहां से इनका बेस्ट एग्जांपल यहां से बनता है डार्विन के फिंचेस है। तो यहाँ अनुकूली विकिरण अर्थात एडिक्टिव रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है तुम्हारा। फिर अगले टॉपिक और बढ़ता है इसी पार्ट से अगला टॉपिक बनता है समजात व समवर्ती अंग अर्थात होमोलोगस व एनालोगस ऑर्गन। तो समजात अंग व समवर्ती अंगों को भी तैयार करना जिसका उदाहरण बहुत बार देखने को मिलता है। यहाँ से अंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे तुमने देखा भी होगा बहल व चमगादड़ के अग्रपाद वगैरह मानव के अग्रपाद है और कीटों के पंख वगैरह समवर्ती के उदाहरण है। तो तुमने देखा होगा। फिर अगला टॉपिक और बढ़ता है जो इसी पार्ट से लेकर आता है हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी-वीनबर्ग लॉ। अर्थात यहाँ से समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नंबर में प्रश्न बन भी जाता है काफी बार कि हार्डी-वीनबर्ग का समीकरण को लिखिए। तो यहाँ से ये वाले टॉपिक को आपको तैयार करना है। थोड़ा फिर आते हैं मानव विकास की और ह्यूमन इवोल्यूशन की ओर। तो मानव विकास की अगर बात करें तो मानव विकास कब हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो ये सभी के सभी टॉपिकों को आपको तैयार करना है। कहा जाता है कि मानव वंश की उत्पत्ति हो कपि वंश से मानी जाती है इसके। फिर यहाँ से ही और टॉपिक बनता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो होमो सैपियंस है। और यहाँ से एक प्रश्न सबसे ज्यादा अगर प्रश्न हम बात करते हैं तो यहाँ से ये बनता है सीसीसी। इसका अर्थ होता है क्रेनियल कैपेसिटी। तो किस मानव में कितनी दिमागी क्षमता थी, तो ये वाला टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको मानव विकास ह्यूमन इवोल्यूशन तैयार करना। फिर हम आगे और बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो यहाँ से मानव रोग में अगर सबसे पहले बात करें तो टाइफाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइफाइड किस रोगजनक के कारण अर्थात कौन सा पैथोजन के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफ के कारण ये टाइफाइड रोग होता है। और इसके अलावा इसको टाइफाइड को तैयार और किससे फैलता है, तो दूषित जल वगैरह इनसे फैलता है टाइफाइड। और टाइफाइड का अगर निदान की बात करें तो निदान यानी जांच की अगर बात करें तो तुमने एक सुना होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से भर के प्रश्न आता है कि रिक्त स्थान सर्वाधिक पूछा जाता है यहाँ से टाइफाइड से। और अगला रोग है हमारे पास में मलेरिया क्या है, तो मलेरिया किस तरीके से फैलता है, तो एक मलेरिया की अगर हम बात करें तो एक वाहक मलेरिया है जो एक वाहक के ऊपर निर्भर होता है जिसका नाम अगर हम देखें तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जो मलेरिया को पहुंचाता है अर्थात वाहक के रूप में कार्य करता है। किस रोग से अर्थात किस ये रोग है किस पैथोजन के द्वारा फैलता है, तो तुम्हें खूब पता है कि प्लाज्मोडियम की जातियां हैं उनके द्वारा रोग होता है जिनमें अगर देखें तो प्लाज्मोडियम वोल्वोक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। तो इन प्लाज्मोडियम की जातियों के द्वारा मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग का अगर हम देखें प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चित्र भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है काफी बार कि कौन कौन सी अवस्थाएं अर्थात इमोजोइन कण कब बनते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा तैयार करना है। आगे हम टॉपिकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास में आता है प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी जो इस पार्ट की दिल और धड़कन है। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और प्रतिरक्षा से अगर प्रश्नों को पहला देखें तो हम सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव एवं पैसिव इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, तो तुम्हें खूब पढ़ाया हुआ है और सबने पढ़ भी रखा है सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। फिर अगला टॉपिक हमारा यहाँ से तैयार करना है हमें एएमआई व सीएमआई क्या होता है, तो एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी व सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों टॉपिकों को भर के तैयार करना है। और यही इन्हीं के दौरान तुमने देखा भी होगा कि एएमआई है इसका नियमन अर्थात नियंत्रण कौन करता है, तो बीटा लसिकाणुओं या बी लसिकाणु द्वारा होता है। और सीएमआई का नियंत्रण अगर कंट्रोलर हम देखें तो टी लसिकाणुओं के द्वारा होता है। और यहीं से तुम्हारे पास में एक ये वाले टॉपिक पे आता है आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीजी। आईजी का अर्थ होता है इम्यून ग्लोबुलिन प्रोटीन। और आई ये है जो प्रतिरक्षी है अर्थात किन के द्वारा ये होता है, ये एलर्जी का है, ये प्रथम स्तन्य दूध का है। तो इस तरीके से इनको तैयार करना है तुमको। फिर आगे के हम बढ़ता है एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी की संरचना, जिसमें तुमने देखा भी होगा एक तरीके से हम देखें तो वाई आकार की संरचना बनती है इस तरीके से। यहाँ ये दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती है चैन सी, इनमें एक होता है L2 और एक होता है H2 अर्थात L2
H2L2 द्विलक के रूप में ये संरचना बनती है। तो ये वाला टॉपिक तुमको तैयार करना है, इसकी प्रतिरक्षा एंटीबॉडी की संरचना को तैयार करना है। फिर आगे अगला टॉपिक हमें तैयार करना है, यहाँ से बड़ा प्रश्न बनेगा और इस अगर इससे मॉडल पेपरों के अकॉर्डिंग और अगर जो बोर्ड ने हमें गाइडलाइंस दी है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगली बार जो सबसे लास्ट का जो प्रश्न रहने वाला था 3-4 नंबर का जो प्रश्न रहने वाला है वो हमारा लास्ट इन रोगों से रहने वाला है। आपकी बात संभावना पूरी है। तो एड्स को आपको तैयार करना है। एड्स किसके द्वारा होता है, एड्स का उपचार क्या है, तो यहाँ से दो चीजों को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि टेस्ट कौन सा है। एक तो तुमने सुना होगा अलीसा टेस्ट, अलीसा, और एक तुमने पीसीआर। तो ये इनके दोनों के नाम तैयार करने हैं आपको। और ऑफलाइन में तो मैंने अलीसा के ऊपर बच्चों को बहुत सारा पीटा है, वो बच्चे जो सुनेंगे ना वो याद भी करेंगे एक बार, पीसीआर के ऊपर और अलीसा के ऊपर। तो एड्स को आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। फिर आता है कैंसर। कैंसर क्या है, एक तरीके से ट्यूमर होती है, ट्यूमर सेल ट्यूमर होती है, गांठ बनती है हमारे शरीर के अंदर, तो वो होता है। फिर तुम्हें याद करना है कैंसर कोशिका का गुण कौन कौन सा है, तो ये मैंने खूब पढ़ा रखा है कि मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कैंसर कोशिका मेटास्टेसिस का गुण प्रदर्शित करती है। तो ये आपको तैयार करना है कैंसर के बारे में। फिर कैंसर का निदान, कैंसर की जांच, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कैंसर जन अर्थात कैंसर के कारक कौन कौन सा है, तो ये भी तुम्हें पढ़ा रखा है। भौतिक कारक, रासायनिक कारक और ऑन्कोजीन जो होता है वो, उनको सबको आपको तैयार करना है। कैंसर पूरा टॉपिक आपको तैयार करना, बड़े अच्छे से तैयार करना है। दोनों के दोनों ऊपर डबल स्टार लगा रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है ड्रग्स और अल्कोहल। ड्रग्स और अल्कोहल से भी प्रश्न पूछने को देखते हैं। और यहाँ तुमने देखोगे ड्रग्स और अल्कोहल है वो 3 प्रकार के होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किससे प्राप्त, कौन से पौधों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग क्या है। तो यहाँ से तुम मॉर्फिन वगैरह पढ़े हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, चरस, गांजा, इन चीजों को पढ़े हैं ना, तब नशा वाली चीजों को। तो यहाँ इनसे ये वाले टॉपिक को भी आपको, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगे हम अगले टॉपिकों की ओर बढ़ते हैं। चलो, इंपोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम 32वां प्रश्न पे 32वां प्रश्न हमारा आता है वायुमंडल उपचार अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पूरा पढ़ा रखा है। इसमें पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है, प्राथमिक उपचार के बाद में फिर द्वितीयक उपचार किया जाता है। द्वितीयक उपचार के दौरान ही यहाँ एक शब्द आता है, इसका पूरा नाम याद रखना, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पूरा नाम पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में 1 नंबर में। तो इस वाले टॉपिक को तैयार करना है आपको। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे पास में बायोगैस संयंत्र अर्थात बायोगैस प्लांट, जिसको इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। तो इसका एक एनसीईआरटी में चित्र भी बना हुआ है, उस चित्र को भी बड़े अच्छे से देखना, पूछ लिया जाता है, कभी पूछा नहीं गया, बाद बाकी पूछ लिया जाता है, वार्षिक पेपर में देखने को भी मिला था, तो वार्षिक की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न हम अगर देखें तो अगला प्रश्न आता है हमारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक अर्थात आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें काइमेरिक डीएनए के बारे में पढ़ने को मिलता है, पढ़ा भी हमने काइमेरिक डीएनए के बारे में। फिर अगला टॉपिक हमें पूरा का पूरा तैयार करना है, जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको भी बड़े अच्छे से तैयार करना है, पीसीआर के बारे में। फिर आगे टॉपिक हमारा आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है होज बायोरिएक्टर, एक दंडविडोलक बायोरिएक्टर। चित्र दोनों के देखने हैं आपको, चित्र दोनों के तैयार करना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमें तैयार करना है जीन स्थानांतरण की विधियां, जिसमें अगर हम देखें तो जीन गन मेथड है और मिक्रो इंजेक्शन है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधियां है, लिपोसोम है। ये सभी के सभी मैंने ऑफलाइन कक्षाओं में करवा भी रखी है, देखना, इनको अच्छे से तैयार भी करना है आपको। फिर अगला टॉपिक आता है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। ये भाई साहब ये पूरा का पूरा मान लो धड़कन है एक तरीके से। तो यहाँ बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस फ्रंजियासिस। तो बीटी के बारे में आपको तैयार करना है, जिसमें हम देखें तो बीटी बैंगन है, बीटी कपास है, बीटी कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें किराई वगैरह जीन वगैरह है, इन सब चीजों को आपको तैयार करना है। फिर दूसरी यहीं से तैयार करना है आपको आरएनए आई अंतःक्षेप विधि जो है उसको तैयार करना है। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग कौन कौन से हैं। तो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अगर हम देखें तो इसमें हमें जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ता है, जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं, ये आपको तैयार करना है। यहीं से एक लेटेस्ट टॉपिक और निकल के आता है जो पूछ लिया जाता है काफी बार, डीएनए प्रोब्स के बारे में, डीएनए प्रोब्स का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी। फिर अगला है नैतिक मुद्दे अर्थात इथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। तो बायोपायरेसी है, बायो पेटेंट है, ये एक तरीके से एक को मैं बोलता हूँ हमेशा जैविक चोरी और एक को बोलता हूँ एक अधिकार है जो एक नई खोज के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों टॉपिकों को आपको तैयार करना, नैतिक मुद्दे कौन कौन सा। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा समष्टि पारस्परिक क्रिया, पॉपुलेशन तो इसके अंतर्गत हम देखें तो हमने इसमें देखा है सहभोजिता है, परभक्षण है, स्पर्धा है, इन सबको आपको तैयार करना है, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वृद्धि प्रतिरूप मॉडल, जिसके दौरान मैंने आपको करवा रखा है चरघातांक की वृद्धि मॉडल। चरघातांक की वृद्धि मॉडल में हमें जे आकार का ग्राफ प्राप्त होता है और दूसरा हमें तैयार करना है संभार तंत्र, इसमें सिग्मोइड आकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो दोनों टॉपिक आपको तैयार करना है, ग्राफ पूछ लिया जाता है काफी बार। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला अंतर पूछ लिया जाता है खाद्य श्रृंखला में, और खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, एक अपृत खाद्य श्रृंखला और एक अपृत खाद्य श्रृंखला और एक चारण खाद्य श्रृंखला। तो दोनों टॉपिकों को अंतर यहाँ से पूछा जाता है, तो अंतर आपको तैयार करना है। फिर खाद्य जाल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना आपको। फिर अगला लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में पारितंत्र पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड। तो ये पारिस्थितिक पिरामिड भी 3 प्रकार के होते हैं, बता रखा है तुमको, संख्या के आधार पर पिरामिड, जड़ भार के आधार पर पिरामिड और ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। और यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान ज्यादा देखने को मिलता है कि संख्या के आधार पर पिरामिड कैसे होता है, जड़ भार के आधार पर पिरामिड कैसे होता है, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड कैसे होता है। तो एक तो यही है कि ऊर्जा के आधार पर तो सदैव पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। तो ये टॉपिक्स, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो हर वर्ष परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ये सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको फटाफट इन सबको देखना है।
और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कभी भी आप पेपर जब करो, पेपर हल करने के लिए बैठो तो शांति से एक प्रश्न को बार-बार पढ़ो, लगभग-लगभग 2 बार तो मिनिमम पढ़ो ही पढ़ो उस प्रश्न को। और पढ़ने के बाद में आप खंड वाइज़ प्रश्नों को हल करो। ये नहीं है कि मेरे को तो साहब 20वाँ प्रश्न पहले आ रहा है, फिर मेरे को तो 14वाँ प्रश्न आ रहा है, फिर मेरे को तो 9वाँ प्रश्न आ रहा है, वो नहीं है। खंड A का सिस्टमैटिक तरीके से करो और फिर खंड B, खंड C जो भी आपको चलता है उस तरीके से आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करना है। खूब अच्छे नंबर आएँगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा जाए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। धन्यवाद।